हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू एस्पायर आरएस एकेडमी। एस्पायर आरएस एकेडमी के तहत हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के तहत हमने पहला टॉपिक डिस्कस कर लिया है, वो किया था पुर्तगीज। पहला टॉपिक हमने कौन सा डिस्कस किया था? पुर्तगीज, ठीक है। और उसके बाद हमने जो सेकेंड टॉपिक डिस्कस किया वो किया थे डच। हमने दोनों को कंप्लीट डिस्कस कर लिया कि किस प्रकार यूरोपियंस ने भारत के सी रूट को डिस्कवर किया और भारत में कहाँ कहाँ फैक्ट्री स्टेब्लिश की, व्यापार कहाँ कहाँ पर व्यापार किया, ये सब चीज़ें हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं, पुर्तगीज और डच। हमारा जो तीसरा आज टॉपिक रहेगा थर्ड नंबर पर, वो रहेगा ब्रिटिशर्स। जो डचों के बाद भारत में जो शक्ति आई या फिर पावर्स आई वो कौन आए? ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स या फिर अंग्रेज। आज हम ब्रिटिशर्स को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ब्रिटेन की भारत लोकेशन कहाँ पर है वर्ल्ड मैप में। अगर आप देखोगे यहाँ पर पुर्तगाल है और पुर्तगाल के बाद हमने देखा था कि यहाँ पर नीदरलैंड और ये पुर्तगाल की लोकेशन, और यहाँ से ऊपर नॉर्थ की तरफ देखोगे ये ब्रिटेन की लोकेशन है, ठीक है। तो एक लोकेशन पता होना जरूरी है मैप में, ताकि हमारा एक दिमाग में माइंड मैप बन जाए कि किस प्रकार कहाँ के निवासी थे या कहाँ की कंपनी थी जो भारत में आई, किस रूट से होकर आई, ठीक है। तो ब्रिटेन की लोकेशन जो है वो यही है। आगे बात समझ कंप्लीट? चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो जब इन सभी रूट्स की खोज हो चुकी थी, पुर्तगालियों का व्यापार भारत के साथ शुरू हो गया था, पुर्तगालियों के बाद डचों का व्यापार शुरू हो गया, तो इनको बहुत सारा प्रॉफिट मिलने लगा। प्रॉफिट मिलने से जब ये वापस यूरोप में बात फैलने लगी कि इन लोगों ने जो सी रूट्स है उसको डिस्कवर कर लिया है और भारत की जो वस्तुएं हैं उनकी डिमांड यूरोप में सबसे ज़्यादा है, और अगर भारत से वस्तुएं लाकर यूरोप में बेची जाए तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं हम। तो इसके देते हुए एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि व्यापारियों का, मर्चेंट्स का ग्रुप लंदन में रहता था, जिसके दिमाग में ये सबसे पहले बात आई कि क्यों नहीं हम एक कंपनी बनाए और इस कंपनी की स्थापना इसलिए करें कि भारत के साथ क्या किया जाए? व्यापार किया जाए। जबकि उससे पहले कुछ व्यक्ति या नागरिक जो ब्रिटिशर्स के थे भारत आ चुके थे, और सबसे पहले जो भारत के कह सकते हैं कि भारत की संपदा के बारे में, या फिर ऐसे कहा जा सकता है कि भारत की वस्तुओं की डिमांड किस प्रकार, ये सब चीज़ें पता चली थी। वो एक व्यक्ति था जिसका नाम था सर ड्रेक। क्या नाम था जिसका नाम? सर ड्रेक, ठीक है। सर ड्रेक नाम का व्यक्ति था जिसने, ये एक ब्रिटिश निवासी था जो एक प्रकार से नाविक या लुटेरा कह सकते हैं। इसने क्या किया कि पुर्तगालियों का एक जहाज जो कहाँ पर जा रहा था? वो लिस्बन जा रहा था। पुर्तगालियों का एक जहाज लिस्बन जा रहा था, जिसको इसने क्या कर दिया? लूट लिया। और लूटने के बाद इसको पता चला कि भारत में वस्तुओं की, इतनी सारी भारतीय वस्तुओं की डिमांड है यूरोप में, जिस और बहुत सा अच्छा प्रॉफिट लिया जा सकता है। तो सर ड्रेक ने ये जाकर बात कहाँ बता दी? ब्रिटेन में अपने लोगों को बता दी, ठीक है। बात समझ में आ गई? इसके बाद ब्रिटेन में एक जगह है लंदन, और लंदन में एक व्यापारियों का ग्रुप रहता था जो हमेशा यही बात करता रहता था कि कुछ कंपनियां बनाई जाए, ठीक है, विश्व के अन्य अन्य जगहों पर जाया जाए जहां से व्यापार किया जा सकता है, या फिर वहां पर अपना खुद का कुछ कारोबार एस्टेब्लिश किया जा सकता है। तो इस ग्रुप ने एक कंपनी बनाने के बारे में सोचा, और उस कंपनी का नाम था द कंपनी। उस कंपनी का नाम था द कंपनी एंड गवर्नर, the company and governor of merchant, the company and governor of merchant of London, trading into the ईस्ट इंडिया, ठीक है। ये कंपनी का पूरा नाम था, और इस कंपनी को बनाया किसने? बनाया एक व्यापारियों का ग्रुप रहता था, या फिर कह सकते हैं इस प्रकार व्यापारी लोग रहते थे लंदन में, और उन्होंने इस कंपनी का निर्माण किया। और जो जिन्होंने निर्माण किया उन्हें वैसे मर्चेंट एडवेंचर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मर्चेंट एडवेंचर भी कहा जाता है। मतलब ऐसा व्यापारियों का ग्रुप जो रिस्क ले सकता था, जो व्यापार में बहुत ज़्यादा व्यापार करने के लिए अग्रेसिव था, उन्होंने इस कंपनी का क्या किया? निर्माण किया। और ये कंपनी का पूरा नाम था द कंपनी एंड गवर्नर। जैसे हमें अगर याद रखना है, बाद में 1833 के एक्ट में इस कंपनी का नाम थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया था, लेकिन उससे पहले अगर इस कंपनी का नाम पूरा है तो ये हमें याद रखना जरूरी है।
अगर आप देखोगे उस कंपनी का पूरा नाम कैसे याद रखा जा सकता है, द कंपनी एंड गवर्नर। क्या थी, एक कंपनी थी और कंपनी की बॉडी को रेगुलेट करने के लिए कौन होते थे, गवर्नर। तो कंपनी एंड गवर्नर, ठीक है। कंपनी में काम कौन करते थे, व्यापारी। या किसने बनाई, व्यापारियों। तो ऑफ मर्चेंट, कहां पर, लंदन में, ठीक है। किस लिए बनाई, ट्रेडिंग, व्यापार करने के लिए बनाई। किसके साथ व्यापार करने के लिए बनाई, ईस्ट इंडिया के साथ, ठीक है। तो इस प्रकार कंपनी का पूरा नाम याद रखा जा सकता है, ठीक है। द कंपनी एंड गवर्नर ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया। या फिर इसको कह सकते हैं मर्चेंट एडवेंचर। बहुत बड़ा नाम था तो बहुत बड़ा नाम याद नहीं रहे तो उसको क्या कहा जा सकता है, मर्चेंट एडवेंचर। तो ये व्यापारी ग्रुप ने जब कंपनी बनाई और कंपनी बनाने के बाद ये महारानी के पास गए और उस समय वहां की जो महारानी थी उसका नाम था एलिजाबेथ फर्स्ट। उसका नाम क्या था, एलिजाबेथ प्रथम या फर्स्ट। और महारानी को जाकर कहा कि हमने एक कंपनी स्टेब्लिश की है और इस कंपनी का एक ही काम है कि इंडिया के साथ क्या करना है, व्यापार करना है। तो महारानी ने कहा बहुत बढ़िया बात है, जाओ और व्यापार करो। उन्होंने कहा नहीं, हमें इसके लिए क्या चाहिए, मोनोपोली चाहिए, ठीक है। मोनोपोली का मतलब है एकाधिकार चाहिए कि हम कंपनी बनाकर कहाँ चले जाए, इंडिया जाए, ठीक है। और फिर पता चले कि दूसरा कोई ब्रिटिशर्स कंपनी बना के कहाँ आ गया है, भारत आ गया है। तो फिर हमारे जो व्यापार करने का उद्देश्य क्या रह जा सकता है। हम तो जिस उद्देश्य के साथ जा रहे हैं कि बहुत अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है, हम कंपनी को और ज़्यादा विस्तार दे सकते हैं। लेकिन अगर छोटी छोटी और कंपनियां बनकर लंदन से और यहाँ आ जाएगी तो हम आपस में उलझे रह जा सकते हैं और अच्छे से व्यापार भी नहीं कर सकते। और दूसरी जो पावर्स है भारत में, चाहे पुर्तगीज हो या फिर डच है, इनसे हम उनको डिफीट नहीं कर सकते। इसलिए महारानी से कहा कि हमें मोनोपोली दे दो आप। तो महारानी ने सबसे पहले इनको 15 वर्षों की मोनोपोली दी। कितने, 15 ईयर्स की क्या दे दी, मोनोपोली। या फिर हम कह सकते हैं क्या दे दिया, एकाधिकार। किस बात का एकाधिकार, कि आप ईस्ट इंडिया के साथ व्यापार कर सकते हैं। पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए एकाधिकार दे दिया कि 15 वर्षों तक आपकी कंपनी जब से बनी है वहां से 15 वर्षों तक कोई और अन्य व्यापारी या फिर कंपनी बनाकर वहां व्यापार नहीं कर सकते। ठीक है, बात समझ में आ गई कंप्लीट। अब हम आगे ये पढ़ेंगे कि फिर भारत में इनको परमिशन कैसे मिली। लेकिन उनके साथ एक दिक्कत ये थी कि हम आगे देखेंगे कि भारत में आने से पहले इनके साथ दिक्कत ये थी कि इनको पहले से एक यूरोपियंस पावर भारत में रह रही, चाहे वो पुर्तगीज हो या फिर डच हो, इन दोनों को तो डिफीट करना था। क्योंकि सबसे पहले तो इनको करना था, क्योंकि ये व्यापार यहाँ भारत में कर रहे थे। और अगर ये व्यापार भारत में कर रहे हैं और कोई और वहाँ की पावर्स यहाँ आए तो हल्के में तो नहीं लेंगे, या फिर ऐसे तो नहीं कहेंगे आप आओ, आपका वेलकम है, आप व्यापार करो और आप ही व्यापार करो, हम तो छोड़ के चले जाएं, हमें तो मुनाफा कमाने की जरूरत नहीं है, कमा लिया, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले इनको कहा था, इनको यूरोपियंस जो दूसरी पावर्स थी इनको भी डिफीट करना था या फिर उनको रिप्लेस करना था। दूसरा, भारत में कौन थी, भारत में जब ब्रिटिशर्स आ रहे थे उस समय जो मुगल एम्पायर था वो धीरे धीरे डिक्लाइन की ओर जा रहा था। तो मुगल एम्पायर जब डिक्लाइन की ओर जा रहा था तो भारत में छोटी छोटी जो शक्तियां थी, जो पावर्स थी, वो खुद एक मेजोरिटी मानने की फिराक में थी। तो इसलिए भारत में एक तो छोटे छोटे इन भागों पर, इन छोटे छोटे जो क्षेत्रों पर जो शासन कर रहे थे भारतीय पावर्स, इनसे भी इनको क्या करने थे, अच्छे संबंध बिठाने थे या फिर इनसे भी परमिशन लेनी थी। तो इनके सामने दोनों चुनौतियां थी कि किस प्रकार हम इनको भी क्या रखें, खुश रखें और धीरे धीरे इनको खुश रखते हुए क्या करें, रिप्लेस करें। इसलिए इन्होंने सोचा कि सबसे पहले ऐसे सीधे भारत में नहीं जाया जाए। अगर हम सीधे भारत में चले गए और किसी भी राजा से ये कह देंगे कि हमें व्यापार करने दे दो, तो हमें ये व्यापार करने ही नहीं देंगे। ये व्यापार क्यों करने देंगे, क्योंकि सबसे पहले यही व्यापार में सबसे मजबूत स्थिति में बैठे। इसलिए इन्होंने सोचा एक डिप्लोमेटिक व्यक्ति को भेजा जाए जो उस समय भारत में शासन कर रहा है बड़े क्षेत्र पर, उसके शासक से मिला जाए, उसे राजा से, एम्परर से मिला जाए और उससे बात की जाए कि हमें आप परमिशन दो व्यापार करने की। और व्यापार करने की परमिशन का मतलब ये नहीं कि ये छोटा सा भूभाग है, इस पर कोई ब्रिटिशर्स आया और व्यापार कर लिया, नहीं, क्योंकि इस पर बहुत सारे टैक्स लगते थे, आप ऐसे व्यापार नहीं कर सकते थे। अगर आपको कुछ वस्तुओं का इस क्षेत्र में लेन देन करना है तो आपको राजा को क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स के साथ साथ और भी चुंगी वगैरह ये कर और भी लगते थे, वो सब चुकाए जाते थे, जिसके कारण व्यापार करना इतना आसान नहीं था। अगर राजा परमिशन दे दे कि मेरे क्षेत्र में आप ही व्यापार करो, या फिर ऐसी मोनोपोली दे दे कि यहाँ कोई और दूसरी कंपनी या फिर दूसरा व्यापारी व्यापार नहीं करेगा, तो फिर आपके लिए व्यापार फायदेमंद रहता है। इसलिए सबसे पहले
ब्रिटिशर्स कंपनी जो थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके जो व्यापारी थे या फिर कह सकते हैं उसकी जो बॉडीज थी, उन्होंने डिसाइड किया एक ऐसे व्यक्ति को भारत भेजा जाए जो यहाँ के राजा का क्या हो, डिप्लोमेटिक व्यक्ति हो, और वहाँ जाकर कहे कि मैं इस राजा का आदमी हूँ, या फिर ऐसा हो सकता है कि मुझे उस राजा ने भेजा है कि आपसे मिलने को कहा है और हमें व्यापार करने की क्या दे दी जाए, छूट दे दी जाए। इसके तहत भारत में जो सबसे पहले जो व्यक्ति आया था, जो प्रथम व्यक्ति आया था, उसका नाम था हॉकिंस। उसका नाम क्या था? हॉकिंस। ठीक है, जो भारत में सबसे पहले यूरोपियंस व्यक्ति आया था। अब हॉकिंस से पहले और भी यूरोपियंस व्यक्ति आ चुके हैं, लेकिन हॉकिंस जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आया था, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं पहला सरकार के रूप में या सरकारी व्यक्ति के रूप में जो व्यक्ति आया, उसका नाम हॉकिंस था। इससे पहले भारत में कहा जाता है कि जॉन मिडन हॉल एक व्यक्ति था जो स्थल मार्ग से सबसे पहले कहाँ आया था? भारत आया था। या फिर उससे पहले कुछ पादरी जैसे थॉमस स्टीफेंस वगैरह, ये सब भारत आ चुके थे, लेकिन सरकारी हैसियत से जो व्यक्ति सबसे पहले आया वो कौन आया? हॉकिंस आया। ठीक है, हॉकिंस को मतलब वहाँ के राजा का एक डिप्लोमेटिक रूप से व्यक्ति आया जो यहाँ के राजा से बात करेगा, कंपनी को यहाँ स्टेब्लिश करने के लिए या फिर व्यापार करने के लिए परमिशन मांगेगा, ये सब जो काम करेगा वो कौन करेगा? हॉकिंस करेगा। ठीक है, तो हॉकिंस सबसे पहले कहाँ आया? उस समय सी रूट से आया होगा। अगर आप मैप पे देखोगे या फिर मैं मैप पे अगर आपको बताऊं तो आप सी रूट, अगर मैप पर देखो आप तो हॉकिंस यहाँ से होकर और सी रूट से होते हुए कहाँ पर आया? सबसे पहले उसको भारत के राजा से मिलना था, और उसमें भारत में मुगल एम्परर था, उसका नाम था जहांगीर। और जहांगीर कहाँ था उसमें? आगरा में। ठीक है, जहांगीर जो कैपिटल थी वो आगरा थी, तो जहांगीर कहाँ पर था उसमें? आगरा में। तो इसको जहांगीर से मिलना था, सूरत बंदरगाह पर उतरा। अब ये आया तो उसको पता है कि मैं इतना रूट्स को लेते हुए अगर भारत जाऊंगा, इतना लंबा रास्ता तय करूंगा, तो कुछ साथ में सामान लेके जाऊं, और इसी हॉप के साथ आया था कि मुझे परमिशन ही मिल जाएगी। ये सोचकर क्यों आएगा कि पहले मैं परमिशन लेता हूँ, फिर वापस जाऊंगा, फिर वहाँ से सामान खरीद के ले आऊंगा, फिर भारत का सामान खरीद के वहाँ जाऊंगा, क्योंकि उस समय जो व्यापार होता था, मैंने कहा था कि वस्तु विनिमय होता था, वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी, बाटलर सिस्टम होता था। तो सबसे पहले सूरत बंदरगाह पर उतरा, और जो सूरत बंदरगाह पर उस समय दूसरे जो शक्तियां डोमिनेट थी वो थे पुर्तगीज। वो कौन थे? पहले पुर्तगीज मैं पढ़ा चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ। पुर्तगीज पूरे अरेबियन जो सी है इस पर व्यापार करते थे, इस रूट्स पर अपना मोनोपोली मानते थे। तो पुर्तगीज पहले से थे, और पुर्तगीज से पहले जो अरेबियन थे, लेकिन कुछ सूरत के लोकल व्यापारी भी थे। इन्होंने जैसे ही यहाँ पर लैंड किया, पोर्ट पे उतरे, तो पुर्तगालियों का दिमाग खराब हो गया। इन्होंने कहा ये कहाँ से आ गए, इनको कैसे पता चल गया ये रूट। ठीक है, फिर किसी ने कहा कि साहब आपका कोई जहाज लूट लिया था सर ड्रैक नामक व्यक्ति ने, या फिर आपके साथ कोई पादरी आ गया होगा, या फिर कोई बात पहुंच, आपका सामान यहाँ तक पहुंच गया होगा, आपने पूरे यूरोप में हाहाकार मचा दिया है कि हमने भारत की खोज कर दी है, इसके तहत आ गया। कोई बात नहीं, जब भारत में आते हॉकिंस ने कहा कि टेंशन मत लो, मुंह मत उतारो, मैं तो सीधा जहांगीर से मिलने आया हूँ, एक छोटा सा काम लेकर आया हूँ, लेटर लेकर आया हूँ। किसका? मेरे राजा जेम्स फर्स्ट का। किसका लेटर लेके आया हूँ? मेरे राजा जेम्स प्रथम का, कि उसको जहांगीर से कुछ बात करनी है, उसको व्यापार नहीं करना है। हम तो वैसे भी धनवान हो रखे, हमें क्या करना व्यापार। ठीक है, तो ठीक है, ये मिलने कहाँ चला गया? आगरा। और आगरा गया तो उसको लगा कि यहाँ का दरबार वैसा ही होगा जैसा कहाँ होता था? लंदन में। ठीक है ना, महाराजा साहब का, महारानी साहब का, सीधे अंदर चला जाओ। उन्होंने कहा नहीं, रुको अभी बाहर। किससे मिलना है? तो किस साहब? जहांगीर से मिलना। तो रुको, पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। तो परमिशन के लिए क्या करना पड़ेगा कि तुम चुपचाप पहले ये लेटर पे भरो कि कहाँ से आए हो, क्या आए हो, नाम लिखो, सब कुछ लिखो, साइन करो, अपना आइडेंटिटी दो, आधार कार्ड दो। और आधार कार्ड लेकर फिर अंदर गया कि साहब एक व्यक्ति आया, फोटो दिखाया, अच्छा ये तो गोरा व्यक्ति कहाँ से आया? तो कि ब्रिटेन से आया, तो बुलाओ अंदर इसको। अंदर जाते जहांगीर ने सबसे पहले बात की, वो किस भाषा में बात की? फारसी भाषा, क्योंकि उसको पता था कि जहांगीर को इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती, और अगर जहांगीर से परमिशन लेनी है तो कैसे बात करनी पड़ेगी? एकदम ऐसी बात करनी पड़ेगी जो जहांगीर जिसको अच्छे से समझ सके, दिल से बात हो सके। तो इसके लिए उसने पर्शियन लैंग्वेज में बात की। तो पर्शियन लैंग्वेज पहले से सीख ली थी किसने? हॉकिंस ने। हॉकिंस ने सबसे पहले क्या पर्शियन लैंग्वेज सीख चुका, उसको पता है कि जहांगीर से मिलना है तो बात किस में करनी पड़ेगी? हमें बात पर्शियन लैंग्वेज में करनी पड़ेगी। ठीक है, हम ये कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं।
तो हॉकिंस ने जहांगीर से बात की, वो किस भाषा में बात की? फारसी भाषा में बात की। इसका मतलब ये फारसी का क्या था? जानकार था। ठीक है, फारसी का जानकार था। बात समझ में आ गई? और जब ये मिला जहांगीर से मिला तो उसने रिक्वेस्ट की, सर मुझे जेम्स प्रथम ने भेजा है जो मेरे राजा है। तो जहांगीर ने कहा जेम्स प्रथम कहाँ का राजा है? तो उन्होंने कहा ब्रिटेन का राजा है। अच्छा ब्रिटेन कहाँ पर है? तो यूरोप में। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, बोलो क्या काम है? तो सर मुझे व्यापार करना है। तो करो व्यापार। नहीं सर, मुझे व्यापार करने के लिए परमिशन चाहिए, एकाधिकार चाहिए। तो उन्होंने कहा कौन सा एकाधिकार? कि हमें एक ऐसा क्षेत्र दिया जाए जहाँ पर कोई टैक्स ना लगे, ठीक है, हम अपनी फैक्ट्री स्टेब्लिश की जाए। जहांगीर का दिमाग फिर खराब हुआ कि फैक्ट्री क्या? तो कहे सर आप बुरी बात मत मानो, फैक्ट्री का मतलब सीधा सा कि ऐसी जगह दे दो, हम बहुत सारा सामान लेकर आए और उसको सामान रखने के लिए हमें कैसी जगह चाहिए? एक स्टोरेज चाहिए या फिर गोदाम जैसी जगह दे दो जिसमें 2-3 रूम हो, एक लेट बाथ बना हुआ ताकि हम आए रहे, ठीक है, और दूसरा सब 2 हॉल दे दो जिसमें हमारा सामान हम रख दें, फैक्ट्री स्टेब्लिश करें। तो जहांगीर ने कहा कि फैक्ट्री बनानी बात सही है, लेकिन ये टैक्स फ्री कर दो, ये बात कर दो, हम व्यापार मोनोपोली दे दो, ये बात तो गलत है। उन्होंने कहा सर प्लीज़ रिक्वेस्ट, इन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट की। तो जहांगीर ने कहा कि जब तुम इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो तुम्हें एक परमिशन मैं दे सकता हूँ। वो परमिशन क्या थी? वो परमिशन ये थी कि तुम इतनी दूरी से आ गए हो और साथ में इतना सारा सामान लेकर आ गए हो, तो मैं तुम्हें फैक्ट्री स्टेब्लिश करने दे सकता हूँ। और तुम ये मत सोचना कि फैक्ट्री के बदले तुम चाहो कि यहाँ बहुत सारे गोदाम बना लो, नहीं। तुम आए कहाँ से हो? तो मैं सूरत बंदरगाह से आया हूँ। कौन से बंदरगाह से आए हो? सूरत बंदरगाह। तो सामान कहाँ रखा हुआ है? सामान सर वही रखा हुआ है। तो वहीं तुम बना ले ऐसा गोदाम। तुम गोदाम कहाँ बना लो? सूरत में बना लो। तो इनको एक चीज इन्होंने कहा चलो ठीक है, व्यापार की परमिशन तो नहीं मिली लेकिन सामान रखने की तो परमिशन मिल गई, कम से कम फैक्ट्री बनाने की तो परमिशन मिल गई। तो इन्होंने कहा कि चलो सामान तो यहाँ रख देते हैं, कम से कम पहले फैक्ट्री तो बनाते हैं। ठीक है, किसी काम के लिए एक कदम तो सही। चलो फिर इन्होंने यहाँ सूरत में फैक्ट्री स्टेब्लिश की। तो वापिस आगरा से कहाँ आ गई है? सूरत आए। कुछ लोग इनके साथ आए तो उनको कह दिया कि तुम चुपचाप बनाओ, अपने 2-4 रूम बनाओ, रहने के बाथरूम बना देना, एक किचन बना देना, अच्छे से 2 BHK बना देना और 2 गोदाम बना देना। जैसे इन्होंने काम शुरू किया, ये बात किसको पता चली गई? ये बात पता चल गई पुर्तगालियों को। ये बात किसको पता चली? पुर्तगालियों को, क्योंकि सूरत पहले से पुर्तगाली थे यहाँ पर। तो पुर्तगालियों ने कहा कि ये मामला गड़बड़ हो गया, कि ब्रिटिशर्स को हम पहले से जानते हैं कि यूरोप में भी ये यही काम करते हैं कि पहले से धीरे धीरे आते हैं, ठीक है, भीगी बिल्ली बन के रहते हैं और धीरे धीरे फिर अपना एम्पायर खड़ा करते हैं। तो इन्होंने वहाँ के व्यापारियों को कह दिया कि इन पे विश्वास मत करो, इनको फैक्ट्री स्टेब्लिश करने मत दो, नहीं तो ये क्या करेंगे, धीरे धीरे एक फैक्ट्री तो स्टेब्लिश करेंगे, बाद में धीरे 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 करते निचोड़ते निचोड़ते पूरा सूरत ही अपने अंडर में ले लेंगे, व्यापार भी नहीं करने देंगे। तो फिर जब पुर्तगालियों को कहने पे जो सूरत के जो व्यापारी थे उन्होंने भयंकर विरोध किया कि हम फैक्ट्री नहीं बनाने देंगे, कोई गोदाम नहीं बनाने देंगे। तो हॉकिंस वापस जहांगीर को बात पहुंचाई कि साहब वहाँ हमें क्या बनाने नहीं दे रहे हैं, फैक्ट्री बनाने नहीं दे रहे हैं। तो जहांगीर ने जब बात का पता किया कि इस लेवल पे वहाँ विरोध हो रहा, तो जहांगीर का नहीं बनाने दे रहे, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मत बनाओ। तो फिर सर हम जो सामान लाए वो कहाँ रखें? तो फिर सूरत के व्यापारियों ने कहा कि ठीक है, हम अतिथि देवो भव में विश्वास रखते हैं कि तुम आ ही गए हो, इतना सामान लोड करके रखा है जहाजों पे, तो तुम ऐसे करो, ये जो सामान है ना ये जहाजों पे भरा रहने दे दो, तुम्हें जहाज 2 खड़े करने की हम जगह दे देंगे, तुम यहाँ पर अपने 2 जहाज खड़े रखो। तब हॉकिंस को लगा ये मामला तो गड़बड़ है, अगर फैक्ट्री स्टेब्लिश नहीं करने दोगे और हम जहाज यहाँ कब तक खड़े रखेंगे। तो फिर हॉकिंस ने और भी रिक्वेस्ट की जहांगीर से कि साहब हमें कुछ थोड़ी बहुत परमिशन दे दो। इन्होंने कहा नहीं बेटा, जो मांग ले, जान मांग ले, दे दूंगा, पर व्यापार करने नहीं दूंगा, परमिशन नहीं दूंगा व्यापार। तो जहांगीर ने कहा कि तुम ऐसे करो, यहाँ रहे हो, पारसी अच्छी जानते हो, पार्टी वार्टी मेरे साथ अच्छी कर लेते हो, ठीक है, दिखने में भी अच्छे हो, सब कुछ, तो मैं तुम्हें एक करता हूँ, एक पद दे देता हूँ, और पद था मनसब। तो इसको 400 का मनसब दे दिया और बाइज्जत रखा गया कि तुम रह सकते हो, यहाँ रहो, तुम मेरे दरबार में रहो, मस्त रहो, ये व्यापार की बातें छोड़ो, बढ़िया सी मेरे साथ चिल करो और मस्त रहो, ठीक है। तो जहांगीर ने इसको 400 का मनसब दिया और हॉकिंस रहा इसके दरबार में काफ़ी साल तक, लेकिन व्यापार की परमिशन नहीं मिली। तो हॉकिंस वापस कहाँ चला गया? ब्रिटेन चला गया। लेकिन एक काम करते गया कि यहाँ 2 जहाज खड़े रहने की जगह दे दी और उसने थोड़ी सी और रिक्वेस्ट की कि सर मैं तो जा रहा हूँ वापस ब्रिटेन,
लेकिन थोड़ी सी और मेहरबानी करना। तो जहांगीर ने कहा क्या मेहरबानी करनी, कि मुझे कहीं और फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर देना। लेकिन बाद में यहाँ जब पूरी तरह से इस्टेब्लिश नहीं हुए तो वो आगे इसके पूर्वी तट पर भारत के, जैसे ये पूर्वी तट क्या दक्षिण में की ओर मसूलीपट्टनम में आ गए। कहाँ पर आ गए? मसूलीपट्टनम। तो इन्होंने मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री इस्टेब्लिश की 1611 में, ठीक है। और सूरत में जो परमिशन दी थी ना जहांगीर ने फैक्ट्री इस्टेब्लिश करनी, वो 1608 में दी। तो उसके 3 साल बाद कहाँ चले गए? मसूलीपट्टनम। क्यों? कहीं न कहीं इनको स्टोरेज की तो जरूरत थी, सामान तो रखना था। और भारत आ ही गए तो व्यापार के उद्देश्य से तो आए थे, छोटा मोटा तो व्यापार करेंगे कम से कम, इसलिए उन्होंने दूसरी फैक्ट्री का एस्टेब्लिश करी मसूलीपट्टनम। लेकिन उनको कोई परमिशन नहीं दी। किसने परमिशन नहीं दी? जहांगीर ने। किसको? हॉकिंस को। ये बात कंप्लीट समझ में आ गई। हॉकिंस किसके दूत के रूप में या डिप्लोमेटिक रूप से आया था व्यक्ति बनकर? वो जेम्स प्रथम, ठीक है। ब्रिटेन का राजा का नाम क्या था? जेम्स प्रथम। यहां तक बात कंप्लीट समझ में आ गई किस प्रकार आया और दरबार में उनको परमिशन वगैरह नहीं दी। हम कंप्लीट हॉकिंस को पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार भारत में वो आया और परमिशन मांगी, लेकिन परमिशन उसको नहीं मिली। जहांगीर ने उसको कोई परमिशन यहाँ पर नहीं दी। फिर कुछ साल भारत में रहा और रहने के बाद फिर वापस चला गया और वापस जाकर अपने राजा को ये सेम कहानी बता दी कि जहांगीर है अच्छा व्यक्ति, सब कुछ करता है, मन रखता है, ठीक है, मुझे 400 का मनसब दे दिया, बढ़िया पार्टी सार्टी कर लेता है, सब कुछ, लेकिन व्यापार की परमिशन नहीं देती। उसने तो फैक्ट्री की परमिशन तो दे दी थी, लेकिन वहाँ के जो व्यापारी थे, भारतीय व्यापारी, उन्होंने बहुत विरोध किया, तो हम वहाँ पर भी पूरी तरह से एस्टेब्लिश नहीं हो पाए। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, दिमाग को ठंडा रख, थोड़ा और समय लेते हैं और फिर हम किसी और व्यक्ति को भेजेंगे। लेकिन हॉकिंस ने कहा एक बात याद रखना कि जहांगीर इन चीज़ों को नहीं समझता है, पर जहांगीर का जो एक बेटा है वो गवर्नर है। कहाँ का गवर्नर है? गुजरात का। कहाँ का गवर्नर है? गुजरात का, जिसका नाम है खुर्रम, जो बाद में शाहजहां के नाम से शासक बना। खुर्रम थोड़ा पढ़ा लिखा है, यंग माइंडेड है, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप में विश्वास रखता है। वो चाहता है कि बाहर के लोग आए और यहाँ पर फैक्ट्री स्टेब्लिश करे, व्यापार करे, ताकि और ज़्यादा इकोनॉमी अच्छी हुए। उससे अगर पहले मिला जाए तो बात और बढ़िया बन सकती है। हमें ऐसे व्यक्ति को दोबारा, अगर आप किसी व्यक्ति को भेजो तो सबसे पहले तो इस गुजरात के बंदरगाह पे उतरेगा किसी पे और सीधे जाके खुर्रम से मिले और खुर्रम को अगर पूरी कहानी बता दे तो काम बन सकता है। इसलिए उसने कहा कि मेरे से तो एक गलती हो गई कि मैं सीधा जहांगीर से मिला, काश मैं अगर सीधा किससे मिलता? खुर्रम से मिलता तो मेरा काफ़ी हद तक काम हो सकता था, ठीक है। और हम यही जो पॉइंट हमने डिस्कस किए इसको आगे हम समझ लेते हैं। और इन पॉइंटों को अगर हम समझते हैं तो सबसे पहले हमने ये पढ़ लिया था कि जॉन मिडेन हॉल, ये मैंने आपको बता दी थी, स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिशर्स था, ठीक है। ज़्यादा कोई इसको याद रखने की जरूरत नहीं, फिर ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में रखने देना। और ये सी रूट से नहीं आया, इतना ध्यान रखना, जो ये भारत में आया था ना, ये सी रूट से नहीं आया। ये कौन से रूट से आया? ये लैंड रूट से आया, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, वो कौन था? जॉन मिडेन हॉल। इससे पहले कुछ पादरी के रूप में आ चुके हैं, मैंने आपको बता दिया था, थॉमस स्टीफेंस वगैरह, ये भारत में अन्य यूरोपियन शक्तियों के साथ पादरी के रूप में यहाँ आए थे। या फिर मैंने एक कहा था कि सर ड्रैक ने करके वो इन अरेबियन सी में या फिर यहाँ पर अन्य द्वीपों पर आया था और पुर्तगालियों के जहाज़ों को लूटा वगैरह, जैसे उनको पता चला था। ये सब चीज़ें ये हम सब कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा हमने ये डिस्कस कर लिया था कि उस कंपनी का पूरा नाम क्या था, ये भी आप कंप्लीट याद करना। उस कंपनी का पूरा नाम कभी एग्जाम में पूछ ले तो ध्यान रखना क्या थी। वही कंपनी थी, किससे बनकर उसकी बॉडी बनी थी? गवर्नर से। तो द कंपनी एंड गवर्नर ऑफ, उसमें कौन थे? व्यापारी थे, ठीक है। कहाँ के व्यापारी थे? लंदन के। कंपनी की स्थापना कहाँ हुई? लंदन में। किस लिए हुई? व्यापार करने के लिए, ट्रेडिंग। किसके साथ व्यापार करने के लिए? इंटू दी ईस्ट इंडीज, ठीक है। वहाँ से भारत की लोकेशन कहाँ पड़ती है? ईस्ट में पड़ती है, ब्रिटेन से। तो इसलिए इस कंपनी का क्या नाम रख दिया? द कंपनी एंड गवर्नर ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू दी ईस्ट इंडीज, ठीक है। बात समझ में आ गई। इस कंपनी की स्थापना कब हुई? ये तारीख ध्यान रखना, 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। उस कंपनी का पूरा नाम तो यही था। या फिर हमने कहा था कि दूसरा इसका नाम क्या था? मर्चेंट एडवेंचर। जो व्यापारी थे वहाँ के, जिन्होंने कंपनी बनाई थी, वो एडवेंचर में विश्वास रखते थे। वो चाहते थे ऐसी रिस्क ली जाए, व्यापार अपने आप फले बूटेगा, ठीक है। तो उस कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 31 को। और इन्होंने स्थापना ही तब की थी, 31 की पार्टी कर रहे थे ऐशो आराम से, और पार्टी करते करते नया आइडिया जनरेट हो गया। जब ऐसी पार्टियों में आइडिया जनरेट होता है और वो आइडिया एकदम परफेक्ट जाए
तो फिर और क्या चाहिए, उस आईडी को पता है फिर कितना परफेक्ट गया। एक निजी कंपनी थी, तो ध्यान रखना ये प्राइवेट कंपनी थी, ये बात ध्यान रखना। ये कंपनी कैसी थी, प्राइवेट कंपनी थी, जबकि ये सरकारी कंपनी नहीं थी। इसमें जो पहले जो शेयर होल्डर्स थे वो 217 शेयर होल्डर्स थे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये थोड़े से पॉइंट है हमें ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि हमने मोटा मोटा समझ लिया। हमें अगर कोई टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होगी उसके बाद कोई ज़्यादा स्टोरी बेस पे लाने की जरूरत नहीं, एक पॉइंट सिक्वेंस में ध्यान रखना है। बाकी हिस्ट्री तो यही है, इतिहास भी यही है, क्या है, वर्तमान, अतीत से लेकर वर्तमान तक की जितनी भी घटनाएं उन सब का क्या है, काल क्रम अनुसार अध्ययन ही तो है, तो इसलिए इसका सीक्वेंस थोड़ा ध्यान रखना। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को भारत में व्यापार के लिए 15 वर्षों का एकाधिकार दिया। कितने वर्षों की मोनोपोली दी कंपनी को, 15 ईयर, ठीक है, भारत के साथ ट्रेड करने के लिए। तो 15 ईयर्स की मोनोपोली, बाद में इसको और भी आगे बढ़ाया था जेम्स प्रथम ने, बाद में 20 वर्षों के लिए और आगे बढ़ा दिया, क्योंकि जब वो भारत में आई और धीरे धीरे स्टेब्लिश होने की कोशिश की, तो फिर राजा के पास गए कि राजा साहब प्लीज इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ। हमने इतनी रिक्वेस्ट करके जहांगीर से, किस प्रकार हमने रिक्वेस्ट की, तब जाकर हमें भारत में क्या व्यापार की परमिशन मिली है। और अब कोई और दूसरा, हमने तो उनका मार्ग तो बना दिया आसान, अब कोई और चला, छोटी मोटी कंपनी बनाई और वहाँ, ठीक है ना, कोई नया लेला बजनू आ जाएगा, फिर हम कहाँ जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि ढीकना फलाना कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ऐसा नहीं लगा रहे, सिर्फ हमारी कंपनी व्यापार करे ताकि हम अच्छी अपनी व्यापार को कर सके उनके साथ, ठीक है। चलें आगे। दूसरा, हॉकिंस हम पूरा पढ़ चुके हैं। हॉकिंस सरकारी हैसियत से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था। इससे पहले जो अंग्रेज आए भारत में आए थे वो सरकारी हैसियत से नहीं, अपने आप आए। कुछ पादरी किसी के साथ जहाज में बैठ कर आ गए कि चलो हमें भी लेके चलो, बाहर क्या है, हम भी थोड़ा धर्म का प्रचार प्रसार कर लेंगे, वो कर लेंगे। इसके साथ कुछ दूसरी यूरोपियंस पावर लेकर आई, या फिर कुछ ऐसे नाविक जो समुद्र में गोता लगा ही रहे थे, उनको लगा कि ये जहाज कहीं जा रहा है भारत की तरफ, या फिर हो सकता है कि इसी दिशा में ईस्ट की ओर जा रहा है, तो चढ़ गए अंदर के नई जगह जाता है, देखेंगे क्या होगा, ठीक है। कुछ लुटेरे थे जो समुद्री लुटेरे होते हैं, उनको लगा कुछ न कुछ तो मिलेगा, खोने के लिए क्या है खाली हाथ, पाने के लिए क्या है सारा जहां, तो चढ़ दिए साथ में, कुछ न कुछ तो लेके आएंगे, खोने के लिए वैसे हमारे पास कुछ नहीं। तो इसलिए सरकारी हैसियत से जो सबसे पहले आया था वो कैप्टन हॉकिंस आया था, ठीक है। और किस जहाज में आया था ये भी ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए। अब आरपीसी एग्जाम में कब मेरे को ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला, लेकिन हो सकता है किसी दूसरे एग्जाम में पूछ जाए। आप अगर आरएस की तैयारी कर रहे हो, उसके साथ साथ कोई अधीनस्थ बोर्ड वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो भी पूछ दिया जाए कि किस जहाज में आया था, तो उस जहाज का नाम था हेक्टर। क्या नाम था उस जहाज का, नाम हेक्टर था, ठीक है। ये याद रह जाएगा आपको कंप्लीट। 1608 से 11 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत कैप्टन हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में रहा। ये पूरा डिस्कस कर चुके हैं किस प्रकार उन्होंने परमिशन मांगने की कोशिश की, लेकिन परमिशन उनको नहीं मिली। यहाँ सूरत में पहले फैक्ट्री बनाने की बात आई, लेकिन सूरत में वहाँ के व्यापारी और पुर्तगालियों ने मिलकर इनको कहा भागो यहाँ से, तुम्हें तो पता है कि तुम वहाँ यूरोप में भी हमें तंग करके रखा है, तुम यहाँ भी कुछ नाटक करोगे, ठीक है। और भारतीय व्यापारी को पहले से उन्होंने बता दिया कि भाई साहब इनको इस्टेब्लिश होने मत दो, नहीं तो हमें पता है कि इनकी कंडीशन कैसी है, ठीक है। और जब यहाँ पर इस्टेब्लिश नहीं हो पाए तो फिर वो कहाँ चले गए, इस तट पर। उन्होंने कहा माथा खराब करो, उन्होंने डचों से रिक्वेस्ट की प्लीज़ तुम यहाँ पहले से बैठे हो, हमें एक छोटी सी जगह दे दो। डचों ने कहा हमारी कौन सी जगह है, तुम भी आकर रह लो साथ में, ठीक है। तो यहाँ फैक्ट्री कब इस्टेब्लिश की, 1611 में। और यहाँ अगर एग्जाम में पूछ ले तो 1608 में, ठीक है। और इसी समय भारत में कौन था, हॉकिंस था ही यही। तो हॉकिंस ने रिक्वेस्ट करके खूब रिक्वेस्ट की, लेकिन कोई परमिशन वगैरह नहीं दी, ठीक है। ये हॉकिंस साहब है, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ कि प्लीज़ मुझे छोटा मोटा व्यापार करने दीजिए। किसके सामने, जहांगीर के सामने, ठीक है। और एक हॉकिंस खुद, ये हमने भी डिस्कस कर लिया कि वो फारसी भाषा का जानकार था, ठीक है। ही वाज वर्स्ड इन दी पर्शियन लैंग्वेज, तो फारसी भाषा का जानकार था। जहांगीर ने उसके 400 का मनसब दिया, मनसब का मतलब पद ओहदा कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो व्यापारिक रियायतें प्राप्त नहीं कर पाया। जहांगीर ने हॉकिंस को सूरत में व्यापार करने बसने की अनुमति दी। ये हमने पढ़ लिया कि किस प्रकार पूरा डिस्कस हो गया कंप्लीटली। और जो सूरत में जो फैक्ट्री स्टेब्लिश की थी उसके जो संस्थापक थे वो हेनरी मिडल्टन थे। अब संस्थापक का मतलब ये नहीं कि उन्होंने ईंट पे ईंट रखकर फैक्ट्री वगैरह बनाई, ऐसा कुछ भी नहीं। संस्थापक का मतलब यही कि हेनरी मिडल्टन उसके साथ में आया था हॉकिंस के। अब हॉकिंस इसको कहा कि तू तो यहीं सूरत में पड़ा रहे, जहाजों की रखवाली कर, और मैं कहाँ जाता हूँ, आगरा जाकर आता हूँ, ठीक है। और वापस इसको संदेश पहुंचाया कि तुम छोटा मोटा कुछ काम कर लो, 2-4 कमरों के अंदर सामान रख लो। यही काम इसने किया था, इसलिए इसको संस्थापक माना जाता है। किसको माना जाता है, हेनरी मिडल्टन को। अंग्रेजों को सूरत छोड़ने का आदेश दिया, तब सूरत के व्यापारियों ने कैप्टन बेस्ट के अधीन 2 अंग्रेजी जहाजों को सूरत में रहने की अनुमति दी। मैंने कहा था कि बाद में
जब भयंकर विरोध हुआ तब ये यहाँ से फैक्ट्री इस्टेब्लिश नहीं होने दी, तो फिर उन्होंने कहा कि तुम इतना सारा सामान लाए और रिक्वेस्ट कर रहे हो तो 2 जहाज यहाँ पड़े रहने दो। भारतीयों ने कहा कि तुम कम से कम बाहर जाकर हमारा नाम खराब करोगे कि भारत में अतिथि देवो भव जैसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा तुम 2 जहाज में सामान तो रहने दो कम से कम, हम सामान तुम्हारा नहीं फेंकेंगे, इसलिए 2 जहाज रखे थे। वो कैप्टन बेस्ट के अधीन थे, ठीक है, वो जहाज। कंप्लीट बात समझ आ गई। 1611 में मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री की स्थापना की और ये पूर्वी तट पर अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री थी। अब पूर्वी तट पर कुछ किताबों में आप उड़ीसा मिल सकता है, जहां पर बालासोर वगैरह, वहां पर जो फैक्ट्री स्टेब्लिश की हरिहरपुर, वो माना जाता है। और कुछ किताबों में इन्होंने ये लिख रखा है, हो सकता है ये कि दक्षिण में जो पहली फैक्ट्री मानी जाती है वो भी मसूलीपट्टनम में मानी जाती है, ठीक है। ये बात पूरी ध्यान रखना कि ब्रिटिशर्स की भारत में जो पहली दक्षिण में फैक्ट्री थी वो मसूलीपट्टनम। अब पूर्वी में अगर 2 ऑप्शन आ जाए कि सबसे पहले पूर्व में कौन सी फैक्ट्री, पूर्वी तट पर कौन सी फैक्ट्री स्टेब्लिश की, तो इसमें मसूलीपट्टनम के साथ बालासोर आ जाए या हरिहरपुर आ जाए, तो आपको ऑप्शन में वो करना पड़ेगा, ठीक है, हरिहरपुरा। तो ऑप्शन में ये करना पड़ेगा, नहीं तो आप मसूलीपट्टनम करना पड़ेगा। भारत में प्रथम वैधानिक अनुमति प्राप्त अंग्रेजों की फैक्ट्री कौन सी थी? मसूलीपट्टनम थी। तो सूरत में उनको कोई विशेषकर परमिशन नहीं मिली थी, ठीक है। इतना हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं, बाकी हम पढ़ेंगे कल आगे का, क्योंकि क्लास अगर ज़्यादा लंबी हो जाती है फिर आप लोग यूट्यूब पे पूरी क्लास देखते नहीं हो, क्योंकि आजकल रील्स का ज़माना है, 1 क्लिक, 2nd क्लिक, 3rd क्लिक, इसलिए हमने इतने टॉपिक को समझा है, इसको अच्छे से समझना। फिर इसका जो नेक्स्ट पार्ट 2 है वो कल आएगा और कल हम पूरा डिस्कस कर लेंगे भारत में जिस प्रकार ब्रिटिशर्स इस्टेब्लिश हुए, ठीक है, किस प्रकार उन्होंने यूरोपियंस के जो पावर्स थी उनको साइडलाइन किया, उनको साइडलाइन करते हुए भारत में धीरे धीरे अपना प्रभाव को बढ़ाया। ये हम कब डिस्कस करेंगे? कल की पूरी क्लास में कंप्लीट हम डिस्कस कर लेंगे, पूरा पढ़ेंगे। फिर धीरे धीरे इन्होंने किस प्रकार पहले इस कोस्टल एरिया को कवर किया, इस कोस्टल एरिया के बाद फिर धीरे सूरत में बाद में फैक्ट्री स्टेब्लिश की, बंगाल वाले एरिया पर भी, और फिर हम पढ़ेंगे किस प्रकार बॉम्बे, जो किसी जमाने में उनको बॉम्बे देखने के लिए आंखें तरसती थी, उस बॉम्बे को भी पा लिया, ठीक है। बात समझ आ गई? चलो, थैंक यू सो मच।